उत्पाला के मृत्यु के पश्चात लोगों में भय का वातावरण था। साफ है क्योंकि इसमें लोगों को ऐसा लगा उत्पाला का वध करके पिंजदेवा ने बहुत बड़ा कार्य किया और वह भी भयानक तरीके से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसे ही जिन लोगों ने राजन के समर्थन में किया था, जया सिम्हा के समर्थन में किया था, उन्हें पुरस्कृत किया गया। और यहाँ जनक सिम्हा जो कि लक्ष्मा का विरोध सहते आए थे, वह भी उनका शिकार हो गए और जनक सिम्हा को राजन ने कारागार में डाल दिया। किनके कहने पर? लक्ष्मा के उकसाने पर। सूजी जो कि एक महान योद्धा थे अपने आप में, राजन उनका सम्मान तो करते थे लेकिन उन पर निर्भर और भरोसा नहीं था उनको। और सूजी जैसे लोग फिर आगे सोचने पे विवश होते हैं कि हम कुछ अलग रास्ता अपनाएं। इसी में अन्य लोग जो होते हैं वह भी सोचने पे विवश होते हैं कि वह कोष्ठा और भिक्षाकारा का वापस से समर्थन करे, क्योंकि जया सिम्हा के विचारों को अब कोई प्रभावित नहीं कर पाता था, सिर्फ लक्ष्मा का और कुछ अन्य के अलावा। नमस्कार, स्वागत है आपका 40वें एपिसोड के कश्मीर इतिहास में। तो जानते हैं आगे की कहानी। भिक्षाकारा एक थके हुए योद्धा थे और वह किसी भी हालत में राजपाट वापस हासिल करना चाहते थे। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि उनके निकटतम व्यक्तियों में से एक, जो कि अब नहीं रहे थे, पृथ्वीहारा, जो कि एक महान योद्धा थे, उनके अनुज भी जया सिम्हा मतलब कश्मीर के राजा के द्वारा पराजित हुए थे और उन अनुज की उंगलियां भी कट चुकी थी। ये भी एक तक्का पहुँचाने वाला समाचार था भिक्षाकारा के लिए। कोष्ठा और उनके अनुज को सूचना मिलती है भिक्षाकारा के बारे में, जो कि आरामपूर्वक एक राज्य में रहा करते थे, तो वह उनसे मिलने वहीं पहुँचते हैं। सूजी भी खुद को असहाय तो महसूस कर रहे थे, तो उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वह भी सोचते हैं क्यों ना भिक्षाकारा का साथ दिया जाए, लेकिन उससे पहले वह राजन का समर्थन वापस प्राप्त करना चाहते थे ताकि वह राजन के साथ ही रहे। उनका मन भिक्षाकारा के प्रति बिल्कुल नहीं था, लेकिन राजन उनको कोई भी स्थान प्रदान नहीं करते हैं। जो भी कुछ होते हैं वह बहुत ही मामूली होते हैं। और यहाँ धान्य के व्यक्तियों को अच्छे पदों पर नियुक्तियाँ मिलती है और इसमें लक्ष्मा का भी बड़ा हाथ होता है। इधर राजा जय सिम्हा को चर्म रोग हो जाता है और चर्म रोग के चलते लोग उनसे मिलने जुलने तो आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उनसे भेंट कर पाते हैं। तो इस भेंट की सूची में जनक सिम्हा कहीं नहीं होते हैं, जबकि उन्होंने 2 या 3 बार प्रयत्न किया था उनसे मिलने का, लेकिन राज दरबार के जो प्रहरी थे वहीं से उनको प्रवेश नहीं मिल रहा था। मतलब वह विश्वसनीय व्यक्तियों में से नहीं थे। इधर राज दरबार के कुछ लोगों की सहायता से वह राजन को समझाने में सफल होते हैं कि सिम्हा और पनकदारा कुछ खिचड़ी पका रहे हैं राजविद्रोह का। राजन इन बातों को सुनकर और सतर्क हो जाते हैं और वह जनक सिम्हा को अपने से दूर ही रखते हैं। इधर राजन स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तभी जनक सिम्हा सोचते हैं कि राजा के गुड बुक्स में रहने के लिए, राजा के निकट रहने के लिए क्यों ना वह उन लोगों को पुरस्कृत करे जिन्होंने राजा के स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि कराई। वह ऐसे ही करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं, लेकिन इसका भी लाभ जनक सिम्हा को नहीं मिलता है। और इसके विपरीत जनक सिम्हा के पर और काटे जाते हैं और जो कुछ भी छोटे मोटे कार्य वह संभाल रहे थे उन्हें भी उनसे छीन लिया गया। और साफ संकेत था जनक सिम्हा के लिए कोई स्थान नहीं है। तभी जनक सिम्हा को और एक बात सूझती है। वह सोचते हैं क्यों ना सुशाला की अस्थियां, जो कि जय सिम्हा के बड़े भ्राता होते हैं,
उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाह किया जाए, और वह इसका डिंडोरा पिटवाते हैं और अपना पथ वह चुनते हैं राजमहल से, ताकि राजा स्वयं उनकी अगुवाई में हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वह निकल पड़ते हैं राजन की ओर से, कोई उनका स्वागत भी नहीं होता है और ना उनसे मिलने की कोई चेष्टा होती है। इससे साफ संकेत होता है जनक सिम्हा को कि उनके लिए राजमहल के दरबार सदैव के लिए बंद हो गए हैं। वह आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन मन में उनकी एक पीड़ा होती है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मा का अपने पुत्र को उनके जितना भी उनकी प्रॉपर्टी होती है उस पर उनका संरक्षक नियुक्त करते हैं लक्ष्माका के पुत्र को। ये भी एक चोट पहुँचाने वाली बात होती है जनक सिम्हा के लिए। वह समझ जाते हैं अब जो लहरों की धारा है वह उनके विपरीत है। जैसे ही वह अस्थियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह सोचते हैं लोहारा जाएंगे। लोहारा एक ठंडा प्रदेश होता है, एक ठंडा स्थान होता है प्रदेश में ही, लेकिन वहाँ के राजा भी अलग होते हैं, लेकिन कश्मीर के राजा के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इसमें भी बड़ा पेच होता है, क्योंकि लोहारा के राजन की नियुक्ति लक्ष्माका बदलते हैं। वह अपने निष्ठावान व्यक्ति को वहाँ नियुक्त करते हैं। इससे जनक सिम्हा वहाँ जाने से परहेज़ करते हैं और वह विवशतापूर्वक राजापुरी की ओर जाते हैं। राजापुरी एक गर्म स्थान होता है, जैसे जम्मू का क्षेत्र है वैसे ही राजापुरी एक गर्म स्थान था और उनको विवशतापूर्वक गर्मियाँ वहीं बितानी पड़ती है, क्योंकि आगे गंगा जी को जाने के लिए गर्मियाँ बहुत होती है। लक्ष्माका जनक सिम्हा को नियंत्रण करने के लिए दूर क्षेत्र मतलब दूसरे राज्य से एक महान योद्धा सांजपाला आमंत्रित करते हैं अपनी सेना में भर्ती होने के लिए। राजन भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कोष्ठका को अपने समीप करने के लिए उन्हें अपने यहाँ बुलाया, लेकिन वह भी चरम रोग के शिकार हो गए। सोमपाला जो कि एक अच्छे योद्धा थे, वह जनक सिम्हा को प्रोत्साहित करते हैं राजा के विरुद्ध। राजन को इसकी भनक लगती है और अपनी कूटनीति से वह उनको अपने पक्ष में करते हैं। मतलब यहाँ पे भी वह जनक सिम्हा के पर काटते हैं। पाला अपने बहन की पुत्री का विवाह राजन से रचाते हैं और राजन ने तो पहले ही अपनी पुत्री का विवाह सोमपाला से रचाया था। मतलब उन्होंने सोमपाला को अपने पक्ष में करने के लिए रचना रची। सुची ये सब दृश्य देख रहे थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी वह ज्येष्ठपाला से भेंट करते हैं और ज्येष्ठपाला भी राजन के विरुद्ध होते हैं और दोनों मिलकर सोचते हैं राजन के विरुद्ध। दोनों मिलकर सोचते हैं क्यों ना भिक्षाकारा को साथ में लिया जाए, क्योंकि भिक्षाकारा पहले से ही राजा के विरुद्ध थे और वह अपना राजपाट वापस चाहते थे। तो ऐसा ही होता है, वह जैसे ही सोचते हैं, लेकिन इधर राजन के जो राज दरबारी होते हैं वह जितने भी विरोधी होते हैं एक संधि के सबको अपने पक्ष में करते हैं। यहाँ कश्मीर में एक घटना घटती है। रक्षा मंत्री जो होते हैं वह राजा के निकटतम व्यक्ति प्राक्ता के पुत्र का वध कर देते हैं, जिससे संकट के बादल छाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। और ये संदेश जो है ये भिक्षाकारा को मिलता है और भिक्षाकारा उत्सुक होते हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए। लक्ष्माका बड़े चतुर होते हैं, वह इस सारी घटना को अपने काबू में करते हैं, लेकिन राजमहल के भीतर एक असमंजस का माहौल तो होता है। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए भिक्षाकारा जो है वह जनक सिम्हा और कुछ अन्य साथियों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वह स्वयं ही कुछ साथियों के साथ में कश्मीर की ओर कूच करते हैं, क्योंकि जनक सिम्हा जो है गर्मियाँ ख़त्म हो रही थी, तभी वह आगे प्रस्थान करते हैं अस्थियों को प्रवाह करने के लिए गंगा जी में। यहाँ भिक्षाकारा
कश्मीर के एक प्रांत विशालाता में प्रवेश करते हैं, लेकिन विजय क्षेत्र में मतलब आज के बिजबिहारा में स्वयं राजा जय सिम्हा डेरा डालते हैं ताकि किसी भी चुनौती को वो खुद जवाब दे। और यहाँ पे वह कश्मीर में मतलब श्रीनगर में अपने साथियों के संपर्क में होते हैं। कुछ ही समय में जनक सिम्हा जब वापस कश्मीर की ओर आ रहे होते हैं अस्थियों को प्रवाह करके गंगा जी में, तो राजन अपने दूत को उनसे मिलने के लिए भेजते हैं और एक संदेश देते हैं। मतलब राजन किसी भी चुनौती को अपने पक्ष में करना चाहते थे और वह दूत उनको बोलता है सोमपाला से मिलने के लिए। यद्यपि जनक सिम्हा के मन में भिक्षा के प्रति एक सहानुभूति तो थी, लेकिन उनको सूचना मिलती है कि भिक्षाकारा उनके बगैर ही कश्मीर की ओर चल पड़े हैं। तो सोमपाला उनको अपनी बातों से रिझाते हैं और कहते हैं राजन आपके सारे ऋण माफ़ करेंगे और आपका जो पद और सम्मान है वह आपको लौटाया जाएगा। जनक सिम्हा राज़ी हो जाते हैं। यहाँ प्रकृति भी राजा के समर्थन में आ जाती है। डामर जो कि भिक्षाकारा के समर्थन में होते हैं, एक बारी बर्फ़बारी के चलते वह भिक्षाकारा से मिल नहीं पाते हैं और यहाँ जो राजन होते हैं वह अपने साथियों के द्वारा डामरों को अपने पक्ष में करते हैं और डामर जो है वह एक योद्धा कम्युनिटी होते हैं, वह भिक्षाकारा का साथ कतई नहीं देते हैं। कार्य राजा के एक निकटतम मंत्री उदया करते हैं और उदया के सहयोग से ही और राजन और अन्य साथियों के सहयोग से ही वह भिक्षाकारा और कोष्ठका की घेराबंदी करते हैं उनके साथियों के संग में। और यहाँ भिक्षाकारा और कोष्ठका अपने साथियों के संग घेरे में पाकर युद्ध की चुनौती को तो स्वीकारते हैं, पर इसी युद्ध के चलते भिक्षाकारा और कोष्ठका अपनी जान गंवा देते हैं और यहाँ पर राजा जय सिम्हा का रास्ता साफ हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ में कश्मीरी इतिहास में। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।